हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में चैप्टर नंबर 8 कन्यादान, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं ऋतुराज। तो बच्चों, सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। इसके बाद पढ़ेंगे हम कविता और इसके बाद जानेंगे कविता का सारांश, भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। तो बच्चों, आप ध्यान दें, ये हैं कवि ऋतुराज। आप देख रहे हैं यहाँ पर। आइए पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय। ऋतुराज का जन्म 1940 यानी कि 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों को चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। आइए जान लेते हैं कविता के बारे में। तो कन्यादान जो कविता है, कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर कविता के बारे में। आइए पढ़ लेते हैं कविता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कविता का नाम क्या है यहाँ पर, कन्यादान। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, कविता थी ये कन्यादान, जो कि उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यानी कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप इस कविता को अच्छे से याद करना। इसमें लड़की और उसकी माँ के मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन हुआ है। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर कविता का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कविता की लाइनें और उनका भावार्थ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना यानी कि पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कविता में क्या कुछ कहा गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं, भावार्थ में
प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि कन्यादान के समय माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक था। कन्यादान की रस्म में माँ विवाह के समय अपनी बेटी को किसी पराये को दान दे रही हैं। आगे कवि कहता है, माँ के जीवन भर का लाड प्यार दुलार द्वारा संवारी बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। बेटी की उम्र ज़्यादा नहीं है, उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दें, दुनियावी यानी कि दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। वह बहुत ही सरल और सहृदय है। संसार में उसे केवल सुख का ही आभास था, लेकिन ससुराल में जाने के बाद पुरुष प्रधान समाज द्वारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसी चिंताओं में माँ का दुख है। बेटी को केवल विवाह के सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान देना यानी कि ज्ञान था, लेकिन कल्पना से इतर दुख भी मिल सकता है। इस बात को लेकर माँ चिंतित है। आगे बच्चों, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्रों और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं। स्त्री जीवन के माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है, माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि बेटी तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर रीझ कर मत रह जाना। आग से सावधान रहना। आग का प्रयोग भोजन पकाने के लिए करना, न कि जलने के लिए। तू सावधानी से रहना पर अपने ऊपर अत्याचार न सहना। स्त्री जीवन में आभूषणों के मोह में न रहना, क्योंकि यह केवल एक बंधन है और स्त्री को मोह में फंसाती है। माँ कहती है कि तू हमेशा की तरह निश्चल सरल रहना, लेकिन लोक व्यवहार के प्रति सजग रहना, जिससे तेरा कोई गलत लाभ न उठा सके, अन्यथा दुनिया के लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। अतः बेटी तू सावधान रहना। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कविता का भावार्थ, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनें और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए अब इसके बाद जान लेते हैं इस कविता पाठ से संबंधित प्रश्न के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आपका उत्तर होगा, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। इसके बाद ध्यान दें बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपके लिए, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे साथ साथ, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो आप इन दोनों प्रश्नों के क और ख, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रश्न हैं आपके लिए, क और ख, तो इन दोनों के उत्तर आप यहाँ पर देखें। क प्रश्न का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। और दूसरे का उत्तर है यहाँ पर ख प्रश्न का उत्तर है, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। इसके बाद ध्यान दें बच्चों, यह है आपका तीसरा प्रश्न। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। पहला, लड़की अभी सयानी नहीं है। दूसरा, लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। अगला लिखेंगे आप तीसरा, लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। चौथा, उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं है। और अगला, उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखें।
इसके बाद बच्चों आपके लिए चौथा प्रश्न है यहाँ पर, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो उत्तर लिखेंगे आप, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, यानी कि साथ में रहती थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए जान लेते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। माँ ने बेटी को क्या क्या शिक्षा दी, यानी क्या क्या सीख दी। तो आप देखें यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। क्या सीख दी। नंबर 1 देखें आप यहाँ पर, वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए। दूसरा, आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। और तीसरा है, वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इसके बंधन में न बन जाना। और चौथा, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। इस प्रकार से माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए, अंतिम प्रश्न है आपका, रचना और अभिव्यक्ति से। आप देख रहे हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति। छठा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है। तो बच्चों ये था यहाँ पर आपके छठे प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार सुनें, समझें और अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा यहाँ पर हम पढ़ रहे थे हिंदी क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत कन्यादान पाठ, जो कि आपका 8वां पाठ है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे साथ लगातार इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।